दोस्तों जीएसटी की इस इम्पोर्टेंट क्लास के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीएसटी में कौन कौन से व्यापारी होते हैं जिनको रजिस्टर्ड होना होता है, यानी रजिस्टर्ड होने के लिए आपको बेसिकली कौन कौन लोग रजिस्टर्ड होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, रजिस्टर्ड होने के बाद आपको कौन कौन से रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, और रिटर्न्स फाइल अगर आप समय पे नहीं करते, नॉन कंप्लायंस की वजह से आपको कई तरीके की पेनल्टीज का सामना करना पड़ता है। तो मेरी आज की जो वीडियो है डिटेल में मैं एनालिसिस करूंगा सारे जीएसटी रिटर्न्स जो रिस्पेक्टिव व्यापारियों को भरने होते हैं या पर्सन को भरने होते हैं, और अगर आप नहीं भरते टाइमली ड्यू डेट पर तो फिर क्या पेनल्टी और कॉन्सिक्वेंसेस का आपको सामना करना पड़ सकता है। मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स हब उदयपुर से। आप लोगों को आज की वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग लेट कंप्लाइंट होते हैं। तो हम जब समय पे नहीं काम करते अपना, तो सॉफ्टवेयर तो ऑटो कैलकुलेट कर लेता है आपकी टैक्स लायबिलिटी के साथ आपकी लेट फीस और इंटरेस्ट वगैरह। तो आपको लगता है कि यार मेरा टैक्स तो कम बना, मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बन गया, मेरा टैक्स कम बना, मेरी पेनल्टी ज़्यादा बन गई। तो ये जो आपको लगता है वो उसको उसको मैं आपको आज डिफाइन करने वाला हूँ कि क्या नियम और कानून है लेट फीस के, इंटरेस्ट के, और ड्यू डेट्स क्या है कौन-कौन से रिटर्न्स के ऊपर। तो देखिए ये जीएसटी पोर्टल आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है। जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे आप एक नए व्यापारी के रूप में या एक व्यक्ति के रूप में आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आरईजी 01 पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमें हमेशा ये वो लोग होते हैं जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। व्यापारियों को तो लेना ही होता है जब उनका टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाता है। अलग-अलग स्टेट वाइज़ अलग-अलग थ्रेशोल्ड लिमिट है। कुछ राज्यों में कम है, कुछ में ज़्यादा है, गुड्स के व्यापारियों के लिए अलग है, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अलग है ना? तो ऐसे केस में आप अगर एक व्यापारी हैं तो आपको टैक्स पेयर के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। अगर आप गवर्नमेंट संस्था है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो आपको टैक्स डिडक्टर के रूप में जीएसटी में रजिस्टर्ड होना होता है। तो आपने देखा होगा कि कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट ठेकेदार जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट्स के किसी डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और फिर उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट के बदले में पेमेंट होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस केस में जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनको टैक्स डिडक्टर के रूप में रजिस्टर्ड होना होता है। और आजकल जैसे आप सबको पता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के ज़रिए हम लोग प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं। तो जीएसटी में ई-कॉमर्स का ऑपरेटर्स जितने भी हैं, उनको भी यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करना होता है और गवर्नमेंट को देना होता है। उन वेंडर्स को जब पेमेंट करते हैं, जिनके प्रोडक्ट्स इन्होंने अपने प्लेटफ़ॉर्म से सेल किए हैं, तो उस केस में इनको टैक्स कलेक्टर के रूप में जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है और इनकी भी कुछ कंप्लायंसेस होती है, जिन पे भी आज मैं बातें करूँगा यहाँ पर। आप अगर एक कॉमर्स ग्रेजुएट हैं या कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने बीकॉम, एमकॉम कर रखा है, तो आप जीएसटी प्रैक्टिशनर के रूप में भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं और आप जीएसटी की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। एनआरटीपी जो विदेश से आया हुआ व्यक्ति टेम्पररी बिज़नेस कर रहा है इंडिया में, जिसका इंडिया में पैन नंबर नहीं है, तो पासपोर्ट के बेसिस पर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है, उसको एनआरटीपी कहते हैं, उसकी अपनी कंप्लायंसेस होती है। जो यूनाइटेड नेशंस बॉडी होते हैं, जो फॉरेन एम्बेसीज होते हैं, जो यूएन के कोई डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको भी जीएसटी में रजिस्टर्ड होना होता है ताकि उनको रिफंड मिल सके जो उन्होंने मार्केट से इनवर्ड सप्लाई ली है उसका। तो गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को टैक्स फ्री किया हुआ है, तो ये वो लोग हैं जो टैक्स फ्री है। तो इनको रजिस्टर्ड होंगे, रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटीआर 11, तो जाके इनको इनका रिफंड मिलता है। कंसुलेट, फॉरेन एम्बेसी, इन सबको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने होते हैं। और जो ऑनलाइन ओआईडीएआर है, जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स नॉन रेसिडेंट कंपनियां हैं, उनको भी जीएसटी में रजिस्टर्ड होना होता है। तो यहाँ पर कई तरीके के रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपके सामने दे रखे हैं। तो जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो कौन कौन से कंप्लायंसेस आपको करने पड़ते हैं, चलिए सीधे सीधे मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ आपको। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ सबसे महत्वपूर्ण रिटर्न के बारे में, दैट इज जीएसटीआर 1। इसके बारे में आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा कि जीएसटीआर 1 एक मंथली कंप्लायंसेस है। जीएसटीआर 1 एक स्टेटमेंट है आउटवर्ड सप्लाई का। आउटवर्ड स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई का मतलब होता है एक व्यापारी को जो जीएसटी में रेगुलर स्कीम लेके बैठा हुआ है, उसको अपनी सेल रिपोर्ट करनी होती है। तो क्या क्या सेल किया उसने, उसको रिपोर्ट करना होता है। आपकी सेल भी कई प्रकार की हो सकती है, बी टू सी स्मॉल, बी टू सी लार्ज, बी टू बी,
एक्सपोर्ट, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और सेल थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। कई तरीके की आपकी सेल होती है, इनसे संबंधित डेबिट क्रेडिट नोट हम लोग बनाते हैं, इसको हमें गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है। तो जीएसटीआर 1 कौन भरता है साहब? रेगुलर टैक्स पेयर फाइल करता है, जिसके पास जिसने जीएसटी में एक व्यापारी के रूप में रेगुलर नॉर्मल स्कीम ली है, वो जीएसटीआर 1 फाइल करता है, याद रखिएगा। यानी सीधी-सीधी बात करें तो सेल्स की आपको रिकॉर्ड गवर्नमेंट को देनी होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें वापस 2 कैटेगरी बनाई है गवर्नमेंट ने कि आप इसमें क्यूआरएमपी स्कीम अगर लेते हैं, तो फिर आपको क्वार्टरली फाइल करना होता है जीएसटीआर 1। क्यूआरएमपी यानी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। अगर आप क्यूआरएमपी नहीं ऑप्ट करते हैं, तो फिर आपको मंथली ही जीएसटीआर 1 फाइल करना होता है। तो वो जो मंथली टैक्स पेयर होते हैं, वो मंथली में जाते हैं, यानी उनको मंथली जीएसटीआर 1 भरना होता है। व्हाट इज़ द ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 1? आप याद रखिएगा 11 तारीख इसकी ड्यू डेट होती है, 11th, ठीक है? तो 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और क्वार्टरली में है तो पूरा क्वार्टर खत्म होने के बाद की 11 या 13 तारीख से पहले-पहले आपको जीएसटीआर 1 बेसिकली फाइल करना होता है, ठीक है? तो 11 तारीख तक हमें अपना जीएसटीआर 1 भरना होता है। क्या दिखाना होता है इस रिटर्न में? सेल दिखानी होती है, वेरियस टाइप की सेल। सर कैसे भरा जाता है? तो देखिए, ये सवाल का जवाब, कैसे वाला जो सवाल है, वो आपको रियल क्लाइंट के डेटाबेस पे जब आप फाइलिंग देखोगे, तो उसमें आपको रियल काम सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको बेसिकली प्रॉपर वे में ट्रेनिंग लेनी होगी, ओके? ऐसे हम इसको में कैसे भरा जाएगा, उसका एक सिंपल 1 मिनट या आधे मिनट में मैं नहीं निपटा सकता इसको, क्योंकि अलग-अलग डेटाबेस होता है। उसकी रियल वर्किंग अलग होती है, सॉफ्टवेयर से भी बढ़ते हैं बहुत सारे लोग, ऑनलाइन पोर्टल से भी बढ़ते हैं, एक्सेल यूटिलिटी से भी बढ़ते हैं, ऑफलाइन यूटिलिटी टूल से भी बढ़ते हैं। तो अलग-अलग तरीके से लोग इस रिटर्न के ज़रिए गवर्नमेंट को डेटा पहुँचाते हैं, और वो सारे तरीके आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ही मिलने वाले हैं। बट अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जीएसटीआर 1 इज़ द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, and it is filed by regular taxpayer, and there are two options in GSTR 1, क्वार्टरली ऑप्ट कर सकते हैं या मंथली ऑप्ट कर सकते हैं। 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ या आफ्टर क्वार्टर आपको ये जीएसटीआर 1 फाइल करना होता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं कॉन्सेक्वेंसेस की, कि टाइमली नहीं जाऊंगा तो क्या सर, नहीं भरा 11 तारीख को, 11 तारीख को मेरी बुआ के लड़के की शादी थी, नहीं भर पाया, क्या करोगे अब? तो फिर लेट फीस देनी पड़ेगी। आप जब कोई टाइमली नहीं कंप्लायंस करते, ये ड्यू डेट कहलाती है। हर रिटर्न की क्या होती है? एक निश्चित तय सीमा होती है, डेट होती है। तो अगर आप ड्यू डेट को अगर आप इग्नोर करते हैं, तो फिर इसकी ₹50 पर डे पेनल्टी है जीएसटीआर 1 की। ₹50, जितना दिन आप डिले करोगे, आपको पर डे इसकी पेनल्टी जाएगी। इसमें आधा-आधा हो जाता है, ₹50 आधा जाता है केंद्र सरकार को सीजीएसटी के रूप में, ये लेट फीस है, ध्यान देना, और आधा जाता है आपके स्टेट गवर्नमेंट को एसजीएसटी के रूप में। तो ये ₹50 लेट फीस है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपने पूरे महीने आपकी दुकान बंद रही, सपोज आपने नई बिजनेस किया, ₹1 की भी सेल नहीं की, तो उस केस में नील रिटर्न कहते हैं, कि आपको रिटर्न तो भरना है, मैंडेटरी है। नील रिटर्न के केस में ₹20 पेनल्टी यहाँ पर लगती है। और ये आपको ये भी बता देता हूँ कि मैक्सिमम इस केस में आपको ₹5000 की लेट फीस हो सकती है। ये लेट फीस है, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंटरेस्ट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि टैक्स जीएसटीआर 1 में हम कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करते। जीएसटीआर 1 ऐसा रिटर्न नहीं है जहां पर आपको टैक्स का पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। जीएसटीआर 1 सिर्फ एक जवाबदेही है कि हमने जो अपनी सेल की है उसे समय पे रिपोर्ट करें गवर्नमेंट को। नहीं करोगे तो आपको लेट फीस का सामना करना पड़ेगा, और ये लेट फीस होती है ₹50 पर डे, मैक्सिमम मैक्सिमम ₹5000 तक की। ये ₹50 जुड़ते जाएंगे, जब ये मीटर आपका 5000 तक पहुंच जाएगा, 5000 पे जाके रुक जाएगा। लेकिन एक चीज और बता देता हूँ, बहुत लोग नॉन कंप्लायंट होते हैं, जो आपके कोई लोग मुझे कॉल करता है, बोलता है 2 साल के रिटर्न नहीं भरे, कितनी पेनल्टी होगी? अब वो पेनल्टी आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, 2 साल के रिटर्न नहीं भरे मतलब हर महीने भरने थे, नहीं भरे तो आप पेनल्टी फिर आप अपनी खुद की कैलकुलेट कर लीजिए कि कितनी आपकी बन रही है। तो आप रिटर्न भरने जाओगे, एक रिटर्न भरोगे, उसमें पेनल्टी कैलकुलेट होकर आ जाएगी 3B में, वो पे करिए। फिर अगला रिटर्न भरने जाओगे, उसकी पेनल्टी पिछले वाले की कैलकुलेट होकर आ जाएगी, वो भरिए। ऐसे बढ़ते जाओ, आप जब पूरा भरोगे तो आप उसकी टोटल अप करोगे, अपने स्टेटमेंट को एंट्री करोगे, पता चल जाएगा आपने कितना लेट फीस पे किया।
तो इसलिए नॉन कंप्लायंट कभी ना बने, कंप्लायंट बने ताकि आपसे किसी तरीके की मिस्टेक ना हो, ठीक है? अब बात करते हैं हम नंबर 2 पर। दिस इज़ अ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट रिटर्न अगेन जीएसटीआर 3B। 1 भी इंपॉर्टेंट है और 3B भी इक्वली ही उतना ही इंपॉर्टेंट है। 3B एक समरी रिटर्न कहलाता है, याद रखिएगा इसको हम कहते हैं समरी रिटर्न। और ये आपको इसलिए भी भरना पड़ता है क्योंकि ये टैक्स का पेमेंट होता है इसके अंदर। तो 3B को नहीं भरने से आपको डबल फटके लगने वाले हैं। सर कौन से डबल नुकसान है? अगर आपने 3B को टाइम पे नहीं भरा तो लेट फीस इसमें भी लगेगी, लेकिन इसमें इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि टैक्स का पेमेंट करना होता है इसमें आप। तो अगर वो आपने टाइमली रिटर्न नहीं भरोगे तो टैक्स का पेमेंट भी आपका ड्यू चलेगा, तो उस पे आपका ब्याज बनेगा। ब्याज हमेशा कब बनता है? जब हम टैक्स का पेमेंट ऑन टाइम नहीं करते। और लेट फीस कब बनती है? जब आप ड्यू डेट पर अपने रिटर्न नहीं भरते। तो लेट फीस और ब्याज दोनों अलग-अलग चीजें हैं, याद रखिएगा। ब्याज बनेगा 3B अगर आप टाइमली नहीं भरोगे तो, और आपका कोई टैक्स का अमाउंट पेंडिंग चल रहा है तो, और लेट फीस तो बनेगी, ये डे वाइज वो कैलकुलेट होगी। तो चलिए 3B की अगर मैं बात करूं तो इट इज द समरी रिटर्न एंड टैक्स का पेमेंट इसके अंदर किया जाता है। ये 3B जो है ना, ये क्या काम करता है इसको थोड़ा समझिए। देखिए, आपकी जो सेल होती है और आपकी जो परचेज होती है, व्यापारी पूरे महीने भर में जो भी सेल कर रहा है और जो भी परचेज कर रहा है, सेल मान लो मेरी 10 लाख रुपए की है और सेल करते वक्त हम कस्टमर से टैक्स लेते हैं। तो सेल करते वक्त आपने जो टैक्स कलेक्ट किया, जिसे आप कहते हैं आउटपुट टैक्स, मान लो आपने 1,80,000 का टैक्स कलेक्ट किया कस्टमर से। अब ऑब्वियस सी बात है, जो चीज बेच रहे हो वो खरीदी भी तो होगी। बिजनेस में कई तरह के खर्चे भी हुए होंगे, बिजनेस में कई तरीके की एसेट भी खरीदी होगी, तो आपने कुछ परचेज भी की होगी। मान लो 8 लाख की परचेज की, 8 लाख पे आपने खरीदते वक्त आपको टैक्स देना पड़ा होगा, इसे कहते हैं इनपुट टैक्स। माना कि 8 लाख पे आपने 1,60,000 रुपए का टैक्स दिया, जो आपके पास बिल भी है। अब देखिए, जो सेल है ये हम रिपोर्ट करते हैं जीएसटीआर 1 में, याद रखिएगा। जीएसटीआर 1 में आप सेल को रिपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि भाई मैंने इतनी सेल की। और जो आप बता रहे हो कि मैंने सेल की, तो जिसको आपने सेल की होगी, आपने उन बिलों को B2B इनवॉइसेस में चढ़ाया हो गया, तो सामने वाली पार्टी की ऑटोमेटिक ही परचेज में जीएसटीआर 2B में वो नजर आती है, आईएमएस डैशबोर्ड पे नजर आती है। जो हम एक्सेप्ट करते हैं तो 2B में चली जाती है। यानी सेल हमें रिपोर्ट करनी होती है, हमारे द्वारा की गई परचेज हमें ऑटोमेटिकली हमारे आईएमएस डैशबोर्ड और जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करती है। जिसे हमने एक्सेप्ट किया तो ये मेरे को गवर्नमेंट को पता चल गया कि बंदे का 1,60,000 रुपए का खरीदते वक्त टैक्स गया है, और बंदे को टैक्स कितना देना है ये लायबिलिटी होती है, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी होती है। जो आपको टैक्स देना है वो 1,80,000 देना है। लेकिन ऑलरेडी जो आप टैक्स दे के बैठे हुए हो, इसे कहते हैं आईटीसी, 1,60,000। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, याद रखिएगा, आपको कितना चालान बनाना है या आपको कितना पेमेंट करना है टैक्स का चालान, यानी ब्रैकेट में लिख रहा हूं टैक्स पेमेंट आउटपुट माइनस इनपुट। तो मैं जब पेमेंट करने जाऊंगा तो मैं बोलूंगा सरकार को कि भाई मेरा टैक्स तो बन रहा है कितना, 180 का, और मैंने खरीदते वक्त जो टैक्स दिया मैं माइनस करूंगा। मेरा इनपुट कितना बन रहा है, 160 का, तो मैं आपको टैक्स सिर्फ कितना दूंगा, 20,000। ये 20,000 रुपए हम चालान बनाते हैं। चालान का मतलब होता है अपने अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ट्रांसफर करते हैं और वो हम 3B में पेमेंट करते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा ये मामला है, जहां पर आपने अपने जीएसटीआर 1 में सेल बताई थी, वो ऑटोमेटिक ही आपके 3B में आ जाती है सेल। और जो आपकी परचेजेज है वो आपकी 2B वाली परचेज भी ऑटोमेटिक 3B में आ जाती है। मतलब इनको आपको मैन्युअली 3B में रिपोर्ट ही नहीं करना है, ये सब 3B में ऑटो है। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक आ जाती है। बस आपको 3B में ये क्रॉस एडजस्टमेंट करवाना होता है। एडजस्टमेंट इसको कहते हैं, क्रॉस एडजस्टमेंट। आउटपुट और इनपुट का एडजस्टमेंट कराना, रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपको चालान बनाना, ये सारी एक्टिविटी 3B में करनी होती है। और 3B में ये एक्टिविटी करके 20,000 का पेमेंट करके क्रॉस टैक्स एडजस्टमेंट करा के पेमेंट करके हमें 3B फाइल करना होता है। तो ये 3B जो है एक समरी रिटर्न है फॉर जीएसटीआर 1 की सेल और जीएसटीआर 2B की परचेज का। और दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस हैं, जो आपकी आउटपुट और इनपुट का डिफरेंसेस है, उसको आपको 3B में चालान बना के पे करना और फिर 3B फाइल करना। ये भी रेगुलर एक्टिविटी है, व्यापारी को करनी होती है। कौन से व्यापारी को करनी होती है?
ये भी रेगुलर टैक्स पेयर को करनी होती है। इसको रेगुलर टैक्स पेयर को जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी, ये दो रिटर्न है जो जीएसटी में व्यापारी रेगुलर स्कीम में जाता है, उसको करना होता है। इसमें भी वापस दो चीजें होती है, क्यूआरएमपी टैक्स पेयर हो या फिर मंथली टैक्स पेयर हो, क्योंकि रेगुलर स्कीम वाले दो कैटेगरी में बांटे गए, क्यूआरएमपी और मंथली। क्यूआरएमपी टैक्स पेयर हो तो ये क्वार्टरली आपको जीएसटीआर 3 भी फाइल करना है, क्वार्टर खत्म होने के बाद वाले महीने की आपको बेसिकली 25 तारीख तक जीएसटीआर, ये 25 तारीख तक, 25th डे आफ्टर क्वार्टर एंड, ठीक है। और अगर आप मंथली हो तो आपको ये मंथली फाइल करना है, और ये आपको 20 तारीख तक फाइल करना होता है, याद रखिएगा, 20th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। जैसे अभी जनवरी चल रहा है, तो मुझे ये जनवरी का जीएसटीआर 3 भी कब बनना है, 20 फरवरी तक भरना होगा अगर मैं मंथली में हूं तो, ऑलराइट। अगर मैं क्वार्टरली में हूं तो वो जनवरी, फरवरी और मार्च वाला क्वार्टर है, तो आपको फिर वो 25 अप्रैल तक भरना है इस क्वार्टर का। सो सर, आप अभी कह रहे हो कि भाई जीएसटीआर 3 में हम टैक्स का पेमेंट करते हैं, तो अगर आप क्वार्टरली हो तो क्या आप 3-3 महीने में टैक्स का पेमेंट करते हो? नहीं, अभी मैं आगे आने वाला हूँ इसके ऊपर भी। जीएसटीआर 3 भी मुझे क्वार्टरली भरना है, लेकिन टैक्स का पेमेंट तो मुझे मंथली ही करना होता है अगर मैं क्यूआरएमपी टैक्स पेयर हूं। सो ऐसे केस में आप देख सकते हैं ये 3B है आपका, और 3B अगर आपने नहीं भरा तो लेट फीस के क्या इसमें आपको प्रोविजंस हैं, इस पे भी हम डिस्कस करते हैं। जीएसटीआर 3B की लेट फीस भी 50 रुपए पर डे, याद रखिएगा, 50 रुपए पर डे। और अगर ये आपका, याद रखिएगा, नील रिटर्न है, मतलब कोई सेल परचेज नहीं है, तो 20 रुपीज पर डे नील रिटर्न के केस में कैलकुलेट होती है, अगर आप जीएसटीआर 3B टाइमली नहीं फाइल करते तो। इसमें भी आप याद रखिएगा, मैक्सिमम आपको 5,000 रुपए तक लेट फीस बन सकती है आपकी, अगर आपने टाइमली नहीं भरे। लेकिन इसमें एक फैक्टर और आता है इंटरेस्ट का, क्योंकि इसमें टैक्स का पेमेंट करना होता है। तो देखिए अभी ऊपर वाले पिक्चर में क्या बना कि भाई 1,80,000 की आउटपुट और 1,60,000 की इनपुट है, तो 20,000 रुपए तो आपको हर हाल में चालान बना के पे करने हैं। अब 20,000 रुपए आप अगर दबा के बैठोगे और जीएसटीआर 3 भी टाइमली नहीं भरोगे, तो सरकार का ये तो पैसा, अगर आपने टाइम पे नहीं भरा तो सरकार इस पे क्या लेगी, ब्याज लेगी। कितना इंटरेस्ट इस पे एप्लीकेबल होगा, 18% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से, पर एनम यानी सालाना हिसाब से, यानी 1.5% पर मंथ के हिसाब से इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो किसी भी महीने में अगर आपने जीएसटीआर 3B को लेट किया, तो उसके ऊपर अगर कोई टैक्स की लायबिलिटी पेंडिंग है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी बन जाएगा, जो आपको वेरी नेक्स्ट महीने में कैलकुलेट होकर आएगा, जो आपको फिर पे करना पड़ेगा। और आपको, आप में से बहुत कम लोगों को ये शायद पता होगा कि लेट फीस और इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी होती है वो हमेशा कैश लेजर से पेमेंट करनी होती है, यानी चालान बना के पे करनी होती है। आपके पास भले ही लाखों करोड़ों रुपए की इनपुट पड़ी हुई है, आप उसको यूज नहीं कर सकते, आपको हमेशा चालान बना के ही पे करना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डीले, अगर आप टाइमली नहीं भरोगे तो एक तो इंटरेस्ट का अननेसेसरी बर्डन आएगा, और अगर आपने बहुत लंबे समय तक अपने 1 और 3 भी नहीं फाइल किए और पेंडिंग चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको नोटिस, और अगर बड़ा अमाउंट आपका पेंडेंसी में है तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स भी शुरू हो जाएगी, यानी आप अननेसेसरी एक अ, झमेले में फंस जाओगे। तो टाइमली कंप्लायंस करना बहुत जरूरी है। अरे भाई, बहुत लोग तो जीएसटी नंबर ले लेते हैं कि भाई मेरे तो गवर्नमेंट के ठेके लेने, मैं ऑक्शन में बिड लगाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जीएसटी नंबर ले लिया, जबकि टर्नओवर ही नहीं है बंदे का। बहुत सारे लोग यूं ही, कहीं कोई सर्टिफिकेट मांगा गया है, बैंक में मांगा गया है, तो आपने जीएसटी नंबर ले लिया। भाई अपना टर्नओवर देखिए, अपने बिजनेस का नेचर देखिए, आपकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है जीएसटी में उतरने की, आप उसको देखिए, पूरी तरह से एनालिसिस करिए, फिर जीएसटी में उतरिए। हलवा थोड़ी है जीएसटी। एक सर्टिफिकेट के लिए जहां जो आपको कहीं रिक्वायर्ड है, उसके लिए आप जीएसटी में आ गए। जीएसटी में आने के बाद तो कंप्लाइंट बनना पड़ेगा, आप भले काम करो नहीं करो, रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। और लगातार नील रिटर्न भी नहीं भर सकते, ये भी बता दूं। अगर काम नहीं कर रहे हो आप, लगातार बोले रिटर्न नील ही तो भरने हैं, बहुत आसान है, मैं भर दूंगा, यूट्यूब पे मैंने देखा, आसान है। नील रिटर्न आप लगातार, अगर कॉन्सेप्ट कंटिन्यूअस बेसिस पर आप नील रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे लगातार 6 पीरियड से नील रिटर्न भर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट की वैसे ही नजर में आ जाएंगे, डिपार्टमेंट स्यू मोटो कैंसलेशन प्रोसीडिंग्स में आ जाएगा, यानी आपका डिपार्टमेंट खुद आपको बाहर निकालेगा कि भाई लगातार तू नील रिटर्न ही भर रहा है, जब तूने अपना धंधा शुरू ही नहीं किया है, और तू कोई सेल परचेज कर ही नहीं रहा है, तो तू जीएसटी नंबर लेके क्यों बैठा हुआ है, आपका शू मोटो कैंसलेशन हो जाएगा। और अगर शू मोटो कैंसलेशन हुआ,
तो फिर आपका वो पैन नंबर ब्लॉक हो जाएगा, दोबारा आप जीएसटी में उतर नहीं पाओगे। इसलिए इसको आप बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ ना, आसान मत समझिए। कंप्लायंसेस आपको टाइमली करनी बहुत जरूरी है। तो अगर आप आए जीएसटी में तो आपको फिर कंप्लायंट होना पड़ता है। अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर है तो आपको जीएसटीआर 1 और 3B फाइल करने मैंडेटरी है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और रिटर्न के बारे में बताता हूं मैं। दिस इज माय फर्स्ट, यहाँ पर जो मैंने आपको अभी अभी बताया, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B सेकंड। ठीक है, अब हम आते हैं जीएसटीआर पीएमटी 06 के बारे में बताता हूं आपको। क्या होता है सर पीएमटी 06? ये मंथली चालान है जो एक क्यूआरएमपी टैक्स पेयर को भरना होता है पहले 2 महीने के लिए। ठीक है, इसको मैं समझाता हूं कि ये क्या चीज है। जैसे मान लो आप जीएसटी में 5 करोड़ से कम टर्नओवर पर है। क्यूआरएमपी टैक्स पेयर वो होते हैं जिनका एनुअल टर्नओवर, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर बिलो 5 करोड़ होता है और वो क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करते हैं। रेगुलर टैक्स पेयर ही होते हैं लेकिन क्वार्टरली फाइलर कहलाते हैं ये। इनको आप ऐसे 4 क्वार्टर में डिवाइड करिए। जो पहला क्वार्टर होता है वो होता है आपका, सॉरी, अप्रैल टू जून वाला क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, दिस इज क्वार्टर 1। सेकेंड क्वार्टर की जो कंप्लायंसेस होती है वो होती है जुलाई टू सितंबर। थर्ड क्वार्टर की जो कंप्लायंसेस होती है वो अक्टूबर टू दिसंबर। और फोर्थ क्वार्टर की जो कंप्लायंसेस होती है दैट इज जैन टू मार्च, जो अभी रनिंग में है। एक फाइनेंशियल ईयर का चौथा क्वार्टर रनिंग में है। क्वार्टरली में क्या होता है, जो देखिए, अब एक क्वार्टर में आपको पता है 3 महीने होते हैं। ये अप्रैल, ये मई, और ये मान लो ये अप्रैल, ये मई, और ये जून। इसके बाद वापस अगला क्वार्टर आ जाएगा, फिर वापस अगला क्वार्टर आ जाएगा, फिर वापस अगला क्वार्टर आ जाएगा। ऐसे 4 क्वार्टर में आप इसको बांटो। अब क्यूआरएमपी टैक्स पेयर को क्या होता है कि सरकार कहती है कि भाई आप ये पूरा क्वार्टर जब खत्म होगा, यहां से लगाकर यहां तक, इसके बाद आपको अपना जीएसटीआर 1 भरना है और इसके बाद ही आपको अपना जीएसटीआर 3B फाइल करना। लेकिन जब आपका अप्रैल महीना खत्म हो जाएगा तो अप्रैल का जितना भी टैक्स बना होगा वो टैक्स आपको हमें 25 मई तक पीएमटी 06 के माध्यम से पे करना है। यानी एक क्यूआरएमपी टैक्स पेयर को रिटर्न भले ही क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना है लेकिन पेमेंट मंथली बेसिस पे ही करना होता है। अप्रैल का पेमेंट 25 मई, मई का पेमेंट 25 जून, और जून का पेमेंट 25 जुलाई। और 25 जुलाई को तो आप अपना जीएसटीआर 3 भी भरने जाओगे। क्वार्टर खत्म हो गया तो जीएसटीआर 3 भी भरोगे। यानी वो जो जुलाई महीने में आप जीएसटीआर 3 भी भरते वक्त ही पेमेंट करोगे जो जून का होगा। यानी किसी भी क्वार्टर के पहले 2 महीने आपको जब रिटर्न नहीं भरने हैं तब आपको पेमेंट किससे करना है? पीएमटी 06 से करना है। और तीसरे महीने में तो आप वैसे ही जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त पेमेंट करोगे तो तीसरा महीना आपका 3B की पेमेंट में चला जाएगा। सो याद रखिएगा, एक क्यूआरएमपी टैक्स पेयर किसी भी क्वार्टर के पहले 2 महीने का जीएसटी की लाइबिलिटी का पेमेंट पीएमटी 06 यानी एक मंथली चालान है क्यूआरएमपी टैक्स पेयर के लिए, उसमें पे करता है। तीसरे महीने तो वो वैसे ही तीसरे महीने का पेमेंट वो 3B में पे करता है। फिर चौथा महीने का वापस पीएमटी 06, फिर पीएमटी 06, फिर वापस 3B, फिर पीएमटी 06, पीएमटी 06 और 3B। तो ये एक पीएमटी 06 की यूटिलिटी है, मंथली पेमेंट। आप बोलोगे कि सर नहीं करूंगा तो क्या होगा? मैं बताता हूं क्या होगा। अगर आप जीएसटीआर 3B के भरोसे बैठे रहोगे कि मैं 3B भरते वक्त ही मेरी जो लाइबिलिटी बनेगी पूरे क्वार्टर की उसको चुकाऊंगा, तो जो ये अप्रैल महीने में आपका जीएसटी का लाइबिलिटी था वो आपने कब चुकाया? जुलाई में। जो मई महीने का लाइबिलिटी था वो कब चुकाया? जुलाई में। और जो जून महीने का लाइबिलिटी था वो भी आपने जुलाई में चुकाया। तो जून का तो कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा, लेकिन अप्रैल और मई महीने की जो टैक्स की पेमेंट आपको जुलाई में की गई है उस पर आपका ब्याज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आपको अननेसेसरी एक्स्ट्रा कैश चुकाना पड़ेगा ब्याज के रूप में। सो ये याद रखिएगा, बहुत लोग इस कंप्लायंस को नहीं पालन करते हैं
कि क्यूआरएमपी स्कीम में होने के बावजूद मंथली पेमेंट नहीं करते हैं, उनको मंथली पेमेंट में जाना चाहिए। अब इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है जो मैं आपको अभी-अभी थोड़ा-सा बता देता हूँ। 100% और 35% ऑफ कैश पेमेंट लास्ट जो चालान है उसका। ये इसमें भी 2 डिफरेंट सीक्वेंस बनती है कि किस आधार पर आप पेमेंट कर रहे हो। बट आपको ये ध्यान रखना है कि पीएमटी 06 इज़ वैल्यूएबल फॉर द क्यूआरएमपी टैक्स वे फॉर फर्स्ट 2 मंथ ऑफ एनी क्वार्टर। ऑलराइट? इसमें आपको कैश में पेमेंट करना होता है चालान बना के, जो आपकी कैश लायबिलिटी होती है उसका। तो ये है पीएमटी 06। अब आप ये हमेशा ध्यान रखना, आप अगर नहीं पेमेंट करते हो तो आपको फिर इस पे इंटरेस्ट पे करना होता है, और ये इंटरेस्ट आपको 18% पर एनम के हिसाब से पे करना होता है। जीएसटी में 18% का ही क्राइटेरिया रहता है, यानी 1.5% पर मंथ। तो पीएमटी 06 को इग्नोर किया तो इंटरेस्ट 18% आपको किसी एफडी आरडी पे नहीं मिलता इतना इंटरेस्ट जितना गवर्नमेंट आपसे ले लेगी लेट पेमेंट करने का। राइट? आगे बढ़ते हैं, एक और चालान के बारे में बात करते हैं, वो है सीएमपी 08। कौन सा? सीएमपी 08। सीएमपी 08 जो होता है वो कंपोजिशन व्यापारी के लिए चालान होता है। कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए चालान होता है ये। तो ये कंपोजिशन टैक्स पेमेंट आप इससे करते हैं। ये रेगुलर टैक्स पेयर के लिए नहीं होता है, जो व्यापारी ने जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम ली होती है उसके लिए चालान होता है। ये जो पीएमटी 06 है ये भी चालान है फॉर द रेगुलर टैक्स पेयर, क्यूआरएमपी टैक्स पेयर, और सीएमपी 08 भी चालान है, लेकिन ये कंपोजिशन व्यापारी के लिए चालान होता है सीएमपी 08। सीएमपी 08 कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा कंपोजिशन स्कीम के बारे में बता देता हूँ। क्वार्टरली टैक्स का पेमेंट करना होता है और एनुअली जीएसटीआर 4 भरना होता है। एनुअल रिटर्न होता है उसमें, खाली एक ही रिटर्न होता है, 4 बार टैक्स का पेमेंट करना होता है। तो देखिए, ये जो आप अभी अपन ने क्वार्टर की बात की कि भाई अप्रैल से जून पहला क्वार्टर होता है, राइट? तो इस किसी भी क्वार्टर के बाद का 18 तारीख तक 18th ऑफ मंथ आफ्टर क्वार्टर आपको पेमेंट करना होता है। जैसे पहला पहला आपको जो पेमेंट करना होगा पहले क्वार्टर का, वो 18 जुलाई, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, 18 जुलाई तक पेमेंट करना होता है। सेकंड क्वार्टर का, जैसे सेकंड क्वार्टर कौन सा हो गया आपका, जुलाई से सितंबर, तो ये आपको 18 अक्टूबर, फिर अक्टूबर से दिसंबर, ये आपको 18 जनवरी, और फिर जनवरी से मार्च, ये आपको 18 अप्रैल तक पेमेंट करना होता है। क्यूआरएमपी टैक्स पेयर जो टैक्स का पेमेंट करते हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं। थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ आपको क्यूआरएमपी टैक्स स्कीम में अगर आप हैं तो। जैसे मान लो मेरा कपड़े का दुकान है और मैंने सॉरी क्यूआरएमपी नहीं, कंपोजिशन। अगर मेरी कपड़े की दुकान है और मैंने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, सेल बिल बनाना है खाली। परचेज का आपके पास रिकॉर्ड नहीं भी होगा या नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आईटीसी नहीं मिलती इसमें। तो आपने सेल बिल फाड़ते रहो पहले 3 महीने के। अब पहले 3 महीने की आपकी टोटल सेल बनी, पहले क्वार्टर की सेल आपकी बनी मान लो 8 लाख रुपए। टोटल आपने टोटल कैलकुलेट कर ली, 8 लाख रुपए हो रही है। 8 लाख के ऊपर आप अगर गुड्स की व्यापारी हो तो आपको 1% टैक्स देना होता है। दैट इज 8,000। आपको 8,000 रुपए का सीएमपी 08 में जाके पेमेंट करना है। 4,000 सीजीएसटी के, 4,000 एचजीएसटी के, और आपका क्वार्टर निपट गया है। बस, और कुछ नहीं करना है। सेल्फ डिक्लेयर करना है कि मैंने 8 लाख का सेल किया, ये 4,000 ऑटो कैलकुलेट कर लेगा सॉफ्टवेयर सीएमपी 08 में, 4,000 सीजीएसटी, 4,000 एचजीएसटी, और आप भर दो। सेम आप अगले क्वार्टर के लिए करोगे। अगले क्वार्टर में मान लो 12 लाख की सेल हुई तो 12,000, फिर 18 लाख की सेल हुई तो 18,000, फिर 22 लाख की सेल हुई तो 22,000। चारों क्वार्टर में आपने अपना सेल दिखाया और आपने उसका रिटर्न भर दिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसे क्वार्टरली आपने मान लो अपनी सेल दिखा के टैक्स का पेमेंट कर दिया। ये 18 और ये 22, 4 क्वार्टर में आपने टोटल कितनी सेल बताई? 20 और ये 40, 60 लाख रुपए की सेल बताई। यानी और आपने 4 क्वार्टर में कितना पेमेंट किया? इसमें आपने 12,000 का पेमेंट किया, इसमें 18 का पेमेंट किया, और इसमें 22,000 का पेमेंट किया। यानी आपने 4 सीएमपी 08 के माध्यम से 60,000 का पेमेंट किया गवर्नमेंट को। टैक्स भी पहुंचा दिया सरकार को टाइमली, सेल भी दिखा दिया। बस यही अक्यूमुलेटेड फिगर क्वार्टरली जो है वो आपको फिर जीएसटीआर जो 4 भरोगे उसमें दिखाना होता है। चारों क्वार्टर की सेल वहां पर नजर आएगी, आपने जो पेमेंट किया वो भी नजर आएगा।
जीएसटीआर 4 में ये होता है कि अगर हम कुछ कम बता दिया गलती से 62 लाख की सेल हुई, हमने 60 की बता दी, तो हम वहाँ पर उसको रेक्टिफाई करके एडिशनल टैक्स लायबिलिटी को पेमेंट कर सकते हैं। तो एनुअल रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट होता है जीएसटी में, वो सिर्फ इसलिए होता है कि भई कोई चूक हो गई आपसे तो उसको आप सुधारिए, अतिरिक्त लायबिलिटी बनती है तो उसका पेमेंट करिए और आप उसको निपटाइए उस ईयर को और वापस से एक नई शुरुआत नए फाइनेंशियल ईयर से करिए। ये होता है कॉन्सेप्ट एनुअल फाइलिंग का। तो ये कंपोजिशन स्कीम में तो बहुत ही आसान है, याद रखिएगा कि आपने सिर्फ एक चालान बनाना है क्वार्टरली बेसिस पर, सेल के आधार पर, कोई इनपुट का लोचा नहीं है, मामला नहीं है, कोई आपको स्टॉक का रिकॉर्ड रखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि उसपे कोई बेनिफिट आपको मिल नहीं रहा है। ओनली यू हैव टू मेंटेन योर सेल रिकॉर्ड और एज़ ऑन द सेल रिकॉर्ड आपको उसपे जो भी टैक्स बनता है वो आपको पे करना और जेन्युइन सेल रिकॉर्ड दिखाना। बस इतना ध्यान रखना है कि 60 लाख की सेल अगर मैंने अपनी जीएसटी की बताई है, टर्नओवर बताया है, तो इनकम टैक्स रिटर्न में भी 60 लाख का ही टर्नओवर आपको बिज़नेस का बताना है, वहाँ आप कुछ और फिगर मत डालिए। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, जीएसटी में अलग चल रहे हैं और आईटीआर में अलग रिपोर्ट कर रहे हैं, ये फिर आपको फँसा देगा, ये कभी मत करिए। जीएसटी टर्नओवर को ही आईटीआर में शो करिए, ऑलराइट? और इसमें अगर मैं आपको बात करूँ कि सीएमपी 08 को अगर मैंने टाइमली नहीं भरा, तो व्हाट विल बी द लेट फीस? तो अगेन लेट फीस इसमें ध्यान दीजिएगा, 200 रुपीज़ पर डे है, इसमें ज़्यादा है लेट फीस। एक तो सरकार आपको बोल रही है कि आपको सिर्फ 1% टैक्स देना, वो भी 3 महीने में 1 बार टैक्स देना, वो भी आप समय पे नहीं भर रहे हो। तो 200 रुपए पर डे लेट फीस इसमें आपको पे करनी होती है और मैक्सिमम इसमें भी 5000 होगी, याद रखिएगा, ठीक है? और वही आपको इसमें भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% पर मंथ, पर ईयर के हिसाब से जितना समय आप डिले करते हैं। अब मैं इसमें एनुअल रिटर्न में भी आ जाता हूँ, जीएसटीआर 4 के ऊपर। कंपोजिशन स्कीम में है, आपको सालाना सिर्फ एक ही रिटर्न फाइल करना होता है, दैट इज़ जीएसटीआर 4। ये एनुअल रिटर्न है। कौन से व्यापारी के लिए? जो कंपोजिशन टैक्स पेयर है उसके लिए, याद रखिएगा। इसमें आपको कंसोलिडेटेड वैल्यू सेल की जो आपने चालान में बताई और जो चालान के थ्रू पेमेंट किया है, उसका पूरा डिटेल इसमें आपका जाता है। तो कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए होता है, इसकी ड्यू डेट जो होती है, इसकी ड्यू डेट पहले 30 अप्रैल हुआ करती थी, ठीक है? तो अभी इसको 30th जून कर दिया गया। 30 जून इसकी ड्यू डेट होती है। तो गवर्नमेंट हालाँकि टाइम टू टाइम ड्यू डेट्स वगैरह के सिस्टम में भी बदलाव करती रहती है, तो आपको कभी भी ऐसे फिक्स याद करके नहीं बैठना है। आपको हमेशा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो और ये देखना है कि मुझे कितने समय के अंदर-अंदर क्या करना है, अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना है। इसमें भी ध्यान देना, अगर आप समय पे नहीं भरते हैं, अपना रिटर्न टाइमली नहीं फाइल करते हैं, तो ₹200 पर डे पेनल्टी है। और याद रखिएगा, ₹200 पर डे पेनल्टी है, वही मैक्सिमम 5000 तक की आपको पेनल्टी हो सकती है। तो ये भरना भी मैंडेटरी है, जीएसटीआर 4 याद रखिएगा। ओके? इसके बाद अगर हम बात करें, तो अगेन एक और इम्पोर्टेंट रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो है जीएसटीआर 7। ये टीडीएस डिडक्टर को फाइल करना होता है। जिन्होंने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, यानी गवर्नमेंट को फाइल करना होता है। आप ये मान के चलिए, गवर्नमेंट्स को फाइल करना होता है जीएसटीआर 7 और गवर्नमेंट और नोटिफाइड डिडक्टर्स, ठीक है? तो गवर्नमेंट और नोटिफाइड डिडक्टर में जैसे अभी बीच में स्क्रैप डीलर्स को भी इसमें डाल दिया गया था, मेटल स्क्रैप डीलर्स को। तो नोटिफाइड डिडक्टर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। हो सकता है समय-समय पे गवर्नमेंट कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल कर दे, तो इनके लिए होता है। और ये कब फाइल करना होता है? 10th ऑफ एवरी एवरी मंथ फाइल करना होता है, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 10 तारीख इसकी ड्यू डेट होती है। और इसमें भी अगर आप समय पे नहीं भरते हो तो ₹200 पर डे इसमें पेनल्टी है आपकी और दैट विल बी द मैक्सिमम ₹5000, याद रखिएगा। जो टीडीएस आपने डिडक्ट किया है पेमेंट करते वक़्त, वो सारा ज़िक्र इसके अंदर होता है और आप फाइल करेंगे, तभी जाके सामने वाली पार्टी को टीडीएस की क्रेडिट रिसीव होती है।
ध्यान देना। तो ये जीएसटीआर 1 डिडक्टर को फाइल करना होता है, जीएसटीआर 7 सॉरी टीडीएस डिडक्टर को फाइल करना होता है। सेम विद द जीएसटीआर 8, जीएसटीआर 8 का कॉन्सेप्ट भी सेम है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जिन्होंने टीसीएस कलेक्ट किया है उनको फाइल करना होता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर, इनको हम कहते हैं टीसीएस कलेक्टर। जिनको टीसीएस कलेक्ट करना था और जिन्होंने टीसीएस कलेक्ट किया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर महीने की अगली महीने की 10 तारीख तक 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ फाइल करें। अगर नहीं टाइमली फाइल करते हैं तो फिर दे हैव टू पे लेट फीस। ठीक है, सेम प्रोविजन 5000 रुपीज मैक्सिमम। ओके, और ये जब अपना जीएसटीआर 8 फाइल करेंगे तभी सामने वाली व्यापारी को उस टीसीएस की क्रेडिट रिफ्लेक्ट होगी। ओके, और एक और महत्वपूर्ण रिटर्न जो कि यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9। दिस इज एनुअल रिटर्न फॉर रेगुलर टैक्स पेयर। जो रेगुलर स्कीम में है उनको एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है। लेकिन जिनका टर्नओवर, ये भी ध्यान रखना कि सबको नहीं भरना है, ऑप्शनल है बाकियों के लिए। जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है उनको ये फाइल करना होता है जीएसटीआर 9। इसमें पूरी की पूरी जो आपकी पीरियोडिक रिटर्न्स की समरी है उसको आपको डालना होता है। कोई गलती आपसे हो गई, रिपोर्टिंग एरर है उसको सुधारना, गलती को सुधारना, ये सब ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जीएसटीआर 9। मतलब 1 और 3 भी जो आपने भरे ना उनको आपको यहाँ पर कंसोलिडेटेड वैल्यू में दिखाना होता है और गलती को सुधारना होता है। और कुछ भूल हो गई है तो उसको आपको दिखाना होता है एनुअल रिटर्न के अंदर। एंड इसकी जो ड्यू डेट होती है वो होती है 31 दिसंबर, याद रखिएगा। में आपको अच्छा खासा समय मिलता है ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी किसी भी फाइनेंशियल ईयर का जीएसटीआर 9 आपको अगले फाइनेंशियल ईयर की 31 दिसंबर तक फाइल करना होता है, याद रखिएगा। और अगर आप नहीं फाइल करते हैं तो लेट फीस वही 200 रुपए पर डे के हिसाब से आपको इसमें चुकानी है, ये लेट फीस, ये ड्यू डेट्स, राइट। और अब 9 की बात की तो 9C की भी बात कर लेता हूं। जीएसटीआर 9C एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता है। और रेगुलर टैक्स पेयर, देखिए 9C में क्या होता है, जो आपने एनुअल रिटर्न 9 भरा है ना उसमें जो चीज दिखाई उसको आपकी जो एक्चुअल बुक्स जो आप मेंटेन कर रहे हो उसके साथ आपको तालमेल बनाना, रिकंसाइल करना। तो याद रखिएगा जो हम जीएसटीआर 9 फाइल करते हैं और उसमें जो भी दिखाया वर्सेस आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की रिकंसिलेशन होती है 9C, याद रखिएगा। 9C सबको नहीं भरना होता है, 9C की रिक्वायरमेंट होती है ऐसे व्यापारियों के लिए जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अबव 5 करोड़ हो। 5 करोड़ से ऊपर 9C की रिक्वायरमेंट होती है। पहले पहले क्या होता था कि 9C सीए द्वारा सर्टिफाइड होना जरूरी होता था, तो 9C सिर्फ इसको हम जीएसटी ऑडिट कहते थे पहले कि भाई ये सीए ही करेगा। अभी इनको इन्होंने सीए सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं हो गया, अभी ये सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। तो आपको किसी से आपको उसको सर्टिफाइड कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए 9 और 9C भी व्यापारी चाहे तो खुद ही भर सकता है, उसको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है बेसिकली। तो 9C में भी सेम क्राइटेरिया, ड्यू डेट 31 मार्च ही होती है, सॉरी 31 दिसंबर। ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एंड वो लेट फीस का सेम क्राइटेरिया ही है, लेट फीस आपको ऐसे रिटर्न्स में 200 रुपए पर डे ही है। इनकम टैक्स जैसे नहीं है कि भाई वहां पर आपके एक टर्नओवर का एक परसेंटेज लेट फीस आपको देना है। तो वो इनकम टैक्स में तो क्या टैक्स ऑडिट चूके नहीं कि आपका एक बड़ा फटका वहां पर बना लगा नहीं। जीएसटी में पर डे के हिसाब से लेट फीस है, तो अगर आप अगर दिन चूक भी जाते हो तो आप उस केस में आप
बढ़ सकते हो, आपको इतना मॉनेटरी नुकसान नहीं होता बेसिकली। एक रिटर्न के बारे में और बताकर मैं अपनी आज की इस वीडियो को खत्म करना चाहूँगा कि जीएसटीआर 10 इसके दर्शन आपको लाइफ में एक बार ही हो सकते हैं और हो सकता है कभी हो ही नहीं। ये बहुत ही रेयर है, ठीक है? इसके दर्शन आपको तभी होंगे जब आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या कराओगे? कैंसलेशन ऑफ जीएसटीआईएन। जब कोई व्यापारी जीएसटी से बाहर निकलेगा, तो उसको अगले 90 दिन के अंदर-अंदर यानी 3 महीने के अंदर-अंदर विदिन 90 डेज़ जीएसटीआर 10 फाइल करना होता है। जीएसटीआर 10 में आपको ये ज़िक्र करना होता है कि जो भी आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी हुई है या स्टॉक पड़ा हुआ है, वो आपको उसकी डिटेल डालनी होती है और इसके आधार पर डिपार्टमेंट अगर कोई टैक्स लायबिलिटी वगैरह निकालता है, तो आपको डिमांड को सेट ऑफ करके लायबिलिटी को पे करके आप जीएसटी से बाहर हो सकते हैं। जो लोगों ने जीएसटी नंबर कैंसल करा लिए और 90 दिन में या 3 महीने में उन्होंने जीएसटीआर 10 नहीं भरा, वो लोगों का कैंसलेशन भी वापस से रद्द हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो ये एक मैंडेटरी प्रोसेस है, आफ्टर कैंसलेशन आपको करना होता है और अगर आप जीएसटीआर 10 की फाइलिंग में डिले करते हो, तो इसमें भी फिर आपकी लेट फीस बनती है बेसिकली ₹200 पर डे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में आपको सीखने को ये मिला है कि सरकार कहीं पर भी आप लेट होंगे, तो आपको नुकसान उसका उठाना पड़ेगा, वो छोड़ेंगे नहीं आपको। आपको वो पे करके ही अपनी जो नॉन कंप्लायंस एक्टिविटीज़ को खत्म करना पड़ेगा। तो दिस इज़ इसे कहते हैं जीएसटीआर 10 को फाइनल रिटर्न कहते हैं। देखिए, बहुत सारे इंटरव्यू में आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि जीएसटी में एनुअल रिटर्न और फाइनल रिटर्न में क्या डिफरेंस है? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली अगर कोई अच्छा व्यक्ति आपसे इंटरव्यू ले रहा है, उसने एक सवाल आपसे पूछ लिया कि एनुअल रिटर्न और फाइनल रिटर्न में क्या फ़र्क है? आपका सारा का सारा जीएसटी का निचोड़ इस आंसर में छुपा हुआ है। आया तो आप जीएसटी के जानकार हैं, नहीं आया तो समझ जाएगा सामने वाला कोई इतना ख़ास नहीं है। एनुअल रिटर्न जो है वो रेगुलर कंप्लायंसेज़ है एक व्यापारी की जिसको ईयरली बेसिस पे उसको करनी है। समझ रहे? जब आप जीएसटी में रहते हैं, तो पूरे साल भर का एक कंसोलिडेटेड रिटर्न आपको एनुअल रिटर्न के रूप में फाइल करना होता है, जो कि जीएसटीआर 9 होता है रेगुलर स्कीम में और जीएसटीआर 4 होता है कंपोजिशन स्कीम। लेकिन जो जीएसटीआर 10 यानी फाइनल रिटर्न होता है, वो जीएसटी से बाहर निकलने के बाद आपको अगले 90 डेज़ के अंदर-अंदर फाइल करना होता है और इसे हम फाइनल रिटर्न कहते हैं, यानी ये फाइनल है, मेरी तरफ से ओके है और अब मैं बाहर हूँ। तो आफ्टर द कैंसलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको फाइनल रिटर्न फाइल करना होता है, यानी ये आपकी लाइफ में या तो एक ही बार एक्टिविटी आएगी जब आप जीएसटी से बाहर जाओगे और अगर आप कभी जीएसटी से बाहर ही नहीं गए तो ये आपके सामने कभी आने वाला नहीं है। अगर ये आंसर आपने दिया ना सामने वाले को कि सर एनुअल रिटर्न एनुअल कंप्लायंसेस है जो हर साल बढ़ने, फाइनल रिटर्न हम जीएसटी से बाहर निकल कर फिर फाइल करते हैं जो कि मैंडेटरी होता है, अगले 3 महीने के अंदर अंदर हमें फाइल करना होता है। अगर ये आंसर दे दिया ना तो सामने वाला समझ जाएगा कि यार आपका बहुत ही साउंड नॉलेज है जीएसटी का, अच्छा नॉलेज है। बहुत लोग कम लोग जानते हैं फाइनल रिटर्न के बारे में। बहुत लोग अपना जीएसटी कैंसलेशन करवा देते हैं और वो फ्री हो जाते हैं कि यार मेरा तो फाइनल ऑर्डर आ गया, मैं बाहर हूँ। जीएसटी कैंसल करवाया, उन्होंने अप्रूव कर दिया, एआरएन आ गया मतलब मैं बाहर हूँ। आप तब तक बाहर नहीं है जब तक आप जीएसटी 10 फाइल नहीं करते। ऑलराइट? सो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से और मैं अपना पूरा प्रयास करता हूँ कि किसी टॉपिक को अगर लेते हैं तो उसे पूरा कंप्लीट करें। तो थोड़ा लेंदी हो जाता है मेरा सारा वीडियो बट मैं ट्राई करता हूँ कि यार टॉपिक को कंप्लीट किया जाए क्योंकि हम लोग बेसिकली यहाँ पर टाइम पास करने तो आए नहीं यूट्यूब पर। तो सीखने के लिए आए हैं और अपनी वो मकसद पूरी हो। सो बने रहिए कॉमर्स ऑफ उदयपुर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ों के कंप्लायंसेस प्रैक्टिकल तरीके से सीखने के लिए जो आप जब रियल में आप अकाउंटिंग फील्ड में उतरेंगे आपको आने चाहिए, उसके लिए आप कॉमर्स हब के एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ से ये प्रैक्टिकल कंप्लायंस के कोर्स परचेज़ करिए। 99C के कोर्सेज़ भी मौजूद है, जीएसटीआर 1, 3B, जीएसटीआर 4, सीएमपी 08, पीएमटी 06, क्यूआरएमपी टैक्स पेयर, कंपोजिशन टैक्स पेयर सबके सेपरेट कोर्स इकोनॉमिकल प्राइस पर अवेलेबल है। कंसोलिडेटेड सबका एक जॉइंट कंबाइंड कोर्स जीएसटी कंप्लीट कंप्लायंस कोर्स भी अवेलेबल है और जीएसटी की रियल अकाउंटिंग आप डे टू डे कैसे करते हैं जीएसटी पोर्टल वर्सेस बुक्स का कोर्स भी मौजूद है। आप लोग डाउनलोड करिए एप्लीकेशन को और परचेज करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।